तो डिजीज का नाम रहेगा ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। पोटैटो का जो ब्लैक कलर का हो जाता है, इसी वजह से इसका नाम रखा है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। तो इसके अंदर देखेंगे कि ये मतलब जो डिजीज़ है वो होती क्यों है, किस वजह से होती है। तो उसके अंदर मतलब आप बोल सकते हो ये किस टाइप की डिजीज़ है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब डिसऑर्डर क्या होते हैं आपको पता है कि जो मतलब कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी आप उनको बोल सकते हो। फिर पर्टिकुलर जैसे मतलब कोई इन्वायरमेंट में कोई कमी की वजह से, मतलब कि इन्वायरमेंट में जैसे हार्मफुल गैसेस की वजह से, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे सही नहीं रहती है तो उसकी वजह से, कोई सोइल के फैक्टर हो जाते हैं, इन सबसे जो भी डिजीज़ेज जो होती है उनको अपने क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर, जो कि एबायोटिक काजेज़ की वजह से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो डिजीज़ है ब्लैक हार्ट, वो कौन सी डिजीज़ है, स्टोरेज डिजीज़ है। मतलब जब आप पोटैटो को हार्वेस्ट कर लेते हो उसके बाद जैसे उसकी स्टोरेज की जाती है तो उस टाइम ये जो डिजीज़ है वो पनपती है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और क्यों होती है ये डिजीज़, ये पुअर ऑक्सीजन रिलेशन, मतलब जब ऑक्सीजन का रिलेशन, मतलब ऑक्सीजन पर्टिकुलर उसको सही से नहीं मिल पाती है, जब में जो स्टोरेज जो कंडीशन रहती है उसमें ऑक्सीजन का मतलब सही से नहीं हो पाता है स्टोरेज में, उसका रिलेशन, मतलब पोटैटो को जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है उतनी अगर नहीं मिल पाती है तो ये डिजीज़ है वो फैलनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे पनप जाती है। नेक्स्ट एक और चीज़ देखना, ऑल्सो अकर व्हेन द टेम्परेचर गोज अबव 32 डिग्री सेल्सियस। जब मतलब टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है उस टाइम ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपने, तो इससे क्या होता है, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्यूबर होते हैं, मतलब ट्यूबर तो मतलब समझ रहे हो, पोटैटो को लगाने के लिए जो अपने यूज करते हैं, उसको हार्वेस्ट करने के बाद जो मतलब कि स्टोर किए जाते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या होती है कि उसकी मतलब कि ज्यादा मतलब अगर टेम्परेचर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे उसकी ग्रोथ और मैच्योरेशन मतलब अच्छे से नहीं हो पाएगी, वो मैच्योर अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से भी ये जो डिजीज है वो आ जाएगी। तो इम्पोर्टेंट डिजीज है, किस तरह के इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लैक अर्टो पोटैटो में से मान के चलो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत बार, प्री पीजी में भी क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैक अर्टो पोटैटो का, डीएचयू में भी पूछा गया है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहीं से बनता है, ये फर्स्ट जो दो लाइनें है ना यहाँ से, कि जो डिजीज है वो किस वजह से होती है। तो एक तो पुअर ऑक्सीजन रिलेशन आ जाएगा उसके अंदर, नेक्स्ट कौन सा आएगा, जब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर जैसे हो जाता है 32 डिग्री सेल्सियस से अबोव हो जाता है तो दोनों केस में क्या होता है, ब्लैक अर्थ हो जाता है पोटैटो का। नेक्स्ट देखते हैं इसके सिम्टम। तो सिम्टम की अगर बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको, डिजीज के नाम से आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसमें जो सेंटर पोर्शन होता है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट विजिबल एट द सेंटर ऑफ ट्यूबर, मतलब जब आप काट के देखोगे उसका जो सेंटर पोर्शन होगा वहां पे इसका जो इन्फेक्शन है वो दिखता है। Center of the affected tissue is dark gray to black in an irregular pattern indicating necrosis। तो इसके अंदर क्या बता रहा है कि जो सेंटर होगा वो कैसा होगा, फर्स्ट तो जैसे डार्क ग्रे कलर का ऐसे हो जाता है, ग्रे कलर का दिखेगा, फिर बाद में बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाएगा, और उसके अंदर इरेगुलर पैटर्न आ जाते हैं। इरेगुलर पैटर्न तो मतलब समझ रहे हो भी, एक तो होती है कि पर्टिकुलर आपको पता है कि इस तरह से डिजीज होगी कि गोलाकार धब्बा बन गया, लेकिन इसके अंदर क्या होता है इरेगुलर, मतलब वो किसी भी तरह से हो सकता है वो धब्बा इस टाइप से, तो मतलब उसकी जो कोई साइज और उसकी जो शेप होती है वो कोई डिफाइंड शेप नहीं रहती, किसी भी तरह का हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर, मतलब अनियमित प्रकार के धब्बे पड़ जाएंगे, इंडिकेटिंग नेक्रोसिस। और वो किसकी वजह से होता है, नेक्रोसिस हो जाती है वहां पे, इस वजह से। नेक्रोसिस आप जानते हो क्या होता है, तो सेंटर पोर्शन में क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगी, इस वजह से ये जो धब्बा है वो देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट देखिए, darkened area are formed but an exposure to room becomes soft। तो इसके अंदर जो डार्कन जो एरिया होगा, जो धीरे धीरे मतलब कि क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब और ज्यादा फैलती जाएगी डिजीज, तो उसमें क्या होगा कि जो एरिया डेवलप होता है, मतलब कि जो धब्बा सा पड़ता है इसके अंदर, जो लीजन पड़ता है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, उसकी जो सरफेस सी होती है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल मतलब मुलायम आप उसको बोल सकते हो भी, एक टाइप से सड़न हो जाएगी उसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, अफेक्टेड टिश्यू कैसे होंगे, ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल सूख जाते हैं, श्रिंक हो जाएंगे,
विद द फॉर्मेशन ऑफ केविटी इन द सेंटर, मतलब कि सेंटर के अंदर बिल्कुल वो केविटी बना लेंगे, सेंटर पोर्शन उसका बिल्कुल खराब हो जाता है। और लेटर स्टेज में कैसा सिम्टम दिखेगा, भी सरफेस के ऊपर भी इसका जो सिम्टम है वो लेटर स्टेज में मतलब अपीयर होने लग जाता है। जो मतलब फर्स्ट उसका अंदर होता है खराब, मतलब कि अंदर से वो सेंटर पोर्शन खराब होगा, धीरे धीरे उसकी सरफेस पे भी सिम्टम आ जाएगा और सरफेस भी पूरी खराब होने लग जाती है। उसके ऊपर डार्क कलर का सनकन पैचेस हो जाता है। सनकन पैचेस मतलब तो समझ रहे हो कि बिल्कुल ऐसे धसा हुआ, मतलब इंटरनल पार्ट भी बिल्कुल खराब हुआ हुआ। तो इस तरह के उसके अंदर पैचेस दिखते हैं, ये मेन रहते हैं इसके सिम्टम। इसके सिम्टम में से ही मेनली क्वेश्चन बनते हैं या फिर इसका कोजल ऑर्गेनिज्म पूछते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट। अब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसका कोई लाइफ साइकिल वगैरह तो कुछ नहीं पढ़ना, तो इसका डायरेक्ट देखते हैं अपने मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ये जो डिजीज है वो कहाँ पे आती है ज्यादातर, मतलब जो कॉम्पैक्ट सोइल होती है और ज्यादा मतलब कि प्रोलॉन्ग और ड्राउट पीरियड, मतलब कि जब लंबे समय तक क्या होता है कि ड्राई कंडीशन रहती है फील्ड के अंदर, सूखी जब कंडीशन रहती है तो उसमें जो डिजीज है ये ज्यादा फैलेगी। या फिर क्या होता है कि जैसे मतलब जल भराव की स्थिति आ जाती है ना फील्ड के अंदर, भी फ्लडेड, जैसे इरिगेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पानी मतलब कि भरा रहता है जब फील्ड के अंदर सैचुरेटेड सोइल होती है। सैचुरेटेड सोइल होगी तो क्या होगा, उसके जो पोर्स होते हैं पूरे सोइल के अंदर वो क्या होते हैं, वाटर से फिलअप हो जाएंगे तो ऑक्सीजन मतलब कि पूरी मिल नहीं पाती है उसको। तो इससे क्या होगा कि लंबे समय तक जब पानी भरा रहता है फील्ड में तो उसकी वजह से भी जो डिजीज है वो ज्यादा पनपेगी। एंड लो कैल्शियम मिनरल्स कंटेंट जब रहते हैं फील्ड के अंदर तो उससे मतलब जो डिजीज है वो ज्यादा फैलेगी। तो क्या करना चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर और टाइमली इरिगेशन करना चाहिए। और फ्लडिंग भी अगर करो तो ध्यान से मतलब करना चाहिए कि कहीं भी पानी जमा नहीं हो। नेक्स्ट देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कैल्शियम रिच फर्टिलाइजर अपनी यूज करना चाहिए, जैसे जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, इनका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मॉडरेट टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के टाइम में मतलब कि जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होना चाहिए, ना ज्यादा कम ना ज्यादा हाई। तो अगर मतलब टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन जैसे आता रहता है तो उससे जो डिजीज लगने का खतरा ज्यादा रहता है। और एडिक्वेट वेंटिलेशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। जब ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज अगर करो आलू का तो उसमें क्या होना चाहिए कि वेंटिलेशन पूरी मतलब कि सही से होना चाहिए। मतलब अगर हवा और उसको अच्छे से नहीं मिल रही प्रॉपर, रूम का मतलब कि टेम्परेचर जो सही नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन अगर नहीं है तो डिजीज लगने का खतरा रहता है। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट डिले हार्वेस्टिंग और अवॉइड हार्वेस्टिंग एट एक्सट्रीमली अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस एंड एक्सेसिव लो टेम्परेचर अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस। तो डिले नहीं करना चाहिए, मतलब इतना अगर टेम्परेचर हो जाए तो हार्वेस्टिंग को डिले नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हीट स्ट्रेस रेजिस्टेंट वेराइटीज, जैसे इसकी रेजिस्टेंट वेराइटी है हार्ले हो गया, ब्लैकवेल हो गया, तो ये कुछ रेजिस्टेंट वेराइटी है जिनका यूज करना चाहिए फील्ड के अंदर। तो छोटी सी डिजीज है, इसके बारे में ध्यान रखना, मेनली इसका सिम्टम या फिर कोजल ऑर्गेनिज्म पूछेंगे। नेक्स्ट बाकी मैनेजमेंट भी अगर पूछे तो इन सब ये सब भी आप लिख सकते हो कि टेम्परेचर है वो प्रॉपर होना चाहिए, टाइमली उसका इरिगेशन होना चाहिए, फर्टिलाइजर डालना चाहिए, जैसे जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, इन सब का यूज करना चाहिए, स्टोरेज अच्छे से करनी चाहिए। तो इससे डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं मेन डिजीज कौन सी रहेगी, पोटैटो सिस्ट निमेटोड। तो निमेटोड से लगने वाली आपके सिलेबस में मैंने पहले भी बताया था आपको कि 3 या 4 डिजीजेस, इसमें से एग्जाम में मान के चलो कि 1-2 के बारे में तो जरूर पूछेंगे। वो जो पोटैटो सिस्ट निमेटोड है उसका मेनली सिम्टम पूछेंगे या फिर उसका जो मतलब कि ये कोजल ऑर्गेनिज्म है वहां से क्वेश्चन बनता है। कोजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा भी हुआ है आपके लास्ट ईयर के पेपर्स में, तो वहां से भी ध्यान रखना आप, इम्पोर्टेंट है इसका कोजल ऑर्गेनिज्म भी। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे मतलब कि अपने बार्ले में ही पढ़ा था ना, हाँ बार्ले क्रॉप में पढ़ा था आपने, एक पढ़ा था हेट्रोडेरा निमेटोड के बारे में पढ़ा था, मूल्य डिजीज से हो रही थी। तो उसमें भी अपने पढ़ा था कि इसमें सिस्ट बन जाती है, मतलब गोलाकार जो स्ट्रक्चर बन रही थी उसको अपने क्या बोला था, सिस्ट बोला था। तो सेम वही चीजें इसमें अपने को देखने को मिलेगी कि इसमें सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब गोलाकार स्ट्रक्चर से ऐसे बना लेता है जिसके अंदर की अंडे भरे रहते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है पोटैटो सिस्ट निमेटोड। तो दूसरा नाम इसका कौन सा रहेगा, गोल्डन निमेटोड भी बोला जाता है इसको, क्योंकि जो सिस्ट होती है इसमें वो गोल्डन कलर की दिखती है बिल्कुल, इसी वजह से इसका गोल्डन निमेटोड भी बोला जाता है। तो इनका नाम अच्छे से याद कर रखना आप, इसके नाम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है।
तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, ग्लोबोडेरा रोस्ट्रोचाइनेंसिस। तो ग्लोबोडेरा मतलब ग्लोबोडेरा और रोस्ट्रोचाइनेंसिस, इसको तो आपको याद ही रखना है, इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में अगर पढ़ें तो इस डिजीज को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, कौन ने डिस्कवर किया था, और इंडिया के अंदर इसको सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था, इसने FGW जोनस ने जोन्स ने 1961 के अंदर। तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेट क्लाइमेट निमेटोड, इसको भी बोल सकते हो, जहाँ पे मतलब कि जो ज्यादा ऐसे ठंडे जो प्रदेश होते हैं वहां पे जो ये निमेटोड है वो ज्यादा मतलब होगा, तो इसको टेम्परेट क्लाइमेट भी निमेटोड भी बोला जाता है। जैसे नीलगिरी और पन्नी हिल्स जो कि साउथ की, पहले भी अपने इसके बारे में पढ़ा था, जहाँ की ठंडा मौसम ज्यादा रहता है, जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, तो वहां पे जो निमेटोड है वो ज्यादा पनपता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके सिम्टम। तो सिम्टम की अगर बात करें तो मेनली मतलब कि वही सारी चीजें आ जाती है, जैसा मतलब आपने पहले निमेटोडल डिजीज के बारे में पढ़ा था, सेम उसी टाइप के सिम्टम इसमें भी बनेंगे। अपीयर है स्मॉल पैचेस ऑफ पुअरली ग्रोइंग प्लांट्स। तो पैचेस का मतलब क्या होता है, आपको पहले भी मैंने बताया था कि जैसे ऐसे पूरा फील्ड है, तो पूरे फील्ड में आपको कहीं कहीं मतलब 8-10 प्लांट इधर से खराब हो गए, ठीक है, 8-10 प्लांट मतलब कि एक एरिया से यहाँ से खराब हो गए, 8-10 यहाँ से खराब हो गए, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि जो डिजीज है फर्स्टली वैसे अपीयर होगी कि यहाँ से जैसे 8-10 प्लांट आपको यहाँ से दिखेंगे पूरे फील्ड में खराब, तो मतलब कहीं कहीं क्या होता है, 5-6 प्लांट है वो खराब हो रहे हैं, तो वो उसको क्या बोला जाता है कि पैचेस के अंदर जो डिजीज है वो आ रही है, ठीक है। तो पुअरली ग्रोन प्लांट मतलब कि जो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि कहीं कहीं क्या होता है फील्ड में एक साथ ऐसे छोटे छोटे झुंड में कि जो प्लांट है उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, और वहाँ क्या होता है प्लांट है वो ऐसे मतलब नॉर्मल हेल्दी प्लांट की अपेक्षा बिल्कुल कमजोर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए foliage show wilting during hot day time and recover by evening। तो इसमें क्या होगा कि जो फोलिएज होती है, जो मतलब कि प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि सुबह सुबह के टाइम में मतलब क्या होगा, जब पूरा दिन दिन में जैसे धूप रहती है तो उस टाइम क्या होगा कि ऐसे विल्टिंग अपीयरेंस आती है, ऐसे तो हल्की जैसे येलोइंग से आप बोल सकते हो, या फिर मतलब कि प्लांट ऐसे मुरझाया हुआ सा लगता है, और रिकवर हो जाती है कब तक, जैसे मतलब ठंड सी हो जाती है ना शाम के टाइम में, तो वापस पौधा है वो रिकवर होने लग जाता है। तो ये फर्स्टली सिम्टम अपीयर होते हैं। नेक्स्ट देखिए प्लांट रिमेन स्टंटेड, प्लांट है वो बोना रह जाएगा। क्यों, क्योंकि बोना क्यों रह जाता है, क्योंकि मेनली जो निमेटोड होते हैं वो कहाँ पे अटैक करते हैं प्लांट के, वो उसके रूट सिस्टम पर मेनली अटैक करते हैं। उसका जो रूट होता है उसको वो पूरी तरह से उसमें जैसे गांठे सी बना देते हैं, तो इससे क्या होगा कि रूट है वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाती है, न्यूट्रिशन अपटेक वगैरह नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि वहां पे जितना भी जो रूट है वो न्यूट्रिएंट जैसे उसके अंदर है, तो वो सारे के सारे कौन खा जाता है, वो निमेटोड खा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो प्लांट है वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बोना रह जाएगा, और स्टार्ट टर्निंग येलो फ्रॉम ओल्डर लीव, और जो पुरानी पत्तियां होती है वो येलो कलर की होने लग जाती है, और धीरे धीरे क्या होगी कि जो येलो पत्तियां थी तो वो क्या होगी कि ऐसे मुरझाने लग जाएगी, और कभी कभी क्या होता है कि मतलब कि वो सूख के बिल्कुल नीचे भी गिर जाती है, और मतलब जो प्लांट दिखेगा उसमें मतलब कि बहुत कम थोड़ी बहुत पत्तियां ग्रीन रहती है, बाकी मतलब कि सारी जो पत्तियां हैं वो टूट के नीचे गिर जाती है, मुरझा जाती है। नेक्स्ट देखिए इसका जो रूट सिस्टम होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, मतलब पूरी तरह से उसका रूट सिस्टम का विकास नहीं हो पाएगा, रूट सिस्टम पूरा बर्बाद हो जाता है, और ट्यूबर फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं हो पाएगा। और इससे क्या होगा कि जो ट्यूबर बनते हैं, मतलब कि ट्यूबर से जो फ्रूट अपना जो बनेगा वो क्या होगा कि उसका जो साइज है वो भी बिल्कुल कम रह जाता है, और उसका जो नंबर है मतलब कि जितने मतलब कि कितनी क्वांटिटी में वो बन रहा है, तो वो भी नंबर भी उसका कम होगा, प्लस उसका साइज भी घट जाता है बिल्कुल। तो इस तरह से प्लांट के ऊपर असर होगा। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या होता है कि स्पेरिकल व्हाइट कलर की, इसमें स्पेरिकल मतलब ऐसे गोलाकार और व्हाइट कलर की सिस्ट देखने को मिलती है। फीमेल्स ऑफ द साइज ऑफ ए पिन हेड, पिन हेड मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब पिन का जो हेड होता है ना, तो उसका बिल्कुल मतलब छोटा सा ऐसे उसका मतलब वो फीमेल रहेगी, कैन इजीली बी ऑब्जर्व्ड ऑन रूट्स ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट। तो जो इन्फेक्टेड प्लांट्स की जो रूट होती है वहां पे मतलब आपको देखने को मिल सकती है, फर्स्टली क्या होगा व्हाइट कलर की होगी जो फीमेल होगी वो,
और फिर बाद में वो क्या करती है, फीमेल है, वो अंडे जब दे देती है तो अंडे देने के बाद क्या होगी, फीमेल खुद तो मर जाएगी, और जो मतलब जिसके अंदर अंडे देगी तो वो पूरा एक मतलब कवरिंग सी जो बनती है, एक थैलीनुमा जो स्ट्रक्चर सी बनेगी, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सिस्ट। और वो जो सिस्ट होती है वो आपको गोल्डन कलर की दिखेगी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है गोल्डन निमेटोड भी बोला जाता है इसको, पोटैटो सिस्ट निमेटोड को। ये देखिए गोल्डन सिस्ट आल्सो ऑन रूट्स, जो कि रूट के ऊपर ही क्या दिखेगी, गोल्डन सिस्ट दिखेगी। तो यहाँ से आप देखिएगा इसमें, तो पिन हेड इसमें आप देख सकते हो, पिन हेड साइज की, मतलब कि ये जो व्हाइट कलर की जो बॉडी आपको दिख रही है इस इमेज में आप देखिए, तो ये क्या है, ये फीमेल है निमेटोड की। और जो मतलब बाद में इसने अंडे दिए, अंडे देने के बाद फीमेल खुद तो मर जाती है, तो मरने के बाद में क्या होगा, जो सिस्ट बनेगी वो आपको जैसे गोल्डन कलर की दिखेगी, जैसा इस इमेज में भी आप देख सकते हो, बिल्कुल गोलाकार है ये। और ये किससे भरी हुई है, अंडों से भरी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेल्दी प्लांट कैसा दिखता है और इन्फेक्टेड प्लांट किस तरह से रहेगा। हेल्दी प्लांट में तो आप देख सकते हो इधर इमेज में भी कि बिल्कुल उसमें ग्रीन कलर की पत्तियां भी आई हुई है, और उसका मतलब कि ग्रोथ भी अच्छे से हुई है, उसकी ब्रांचेस एक्स्ट्रा ब्रांचेस बहुत सारी निकली हुई है, नीचे आपको पोटैटो भी अच्छे से लिखे हुए लगे हुए दिख रहे हैं। लेकिन इसमें देखो कि पोटैटो भी नहीं लगे हुए, बिल्कुल ऐसे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। और प्लांट है उसमें ब्रांचेस भी नहीं निकली है, प्लांट है बिल्कुल मुरझाया हुआ सा लग रहा है, येलो कलर की अपीयरेंस आ रही है। तो ये मेनली फर्क आता है दोनों प्लांट्स में, इस तरह से फर्क रहेगा। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट, जैसे मतलब देखें कि किस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलेगा, तो फर्स्ट तो एक चीज आप ध्यान रखना कि जो सिस्ट होती है ना, ये जो सिस्ट बनती है, तो वो मतलब कि लगभग इसके अंदर कैसा है, 200 से 400 तो इसमें अंडे भरे रहेंगे निमेटोड के, 200 से 400 उसका नंबर होता है। और ये क्या होती है, सिस्ट लगभग 20 साल तक क्या है कि जमीन में पड़ी रहती है, 20 सालों तक जमीन में पड़ी रहेगी आराम से। और मतलब कि जैसे मतलब दूसरे जैसे जब तक उसको होस्ट क्रॉप नहीं मिलती है, तब तक वो क्या है, जब पड़ी रहती है, जैसे ही होस्ट क्रॉप मिली तो उसमें वो उसका जैसे लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है, वहां भी उसका जो इन्फेक्शन है वो करेगी और आगे क्या करेगी, नुकसान पहुंचाती रहती है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें, जैसे जो निमेटोड होता है उसमें आपने पहले भी पढ़ा था कि जुवेलाइन स्टेजेस आती है इसमें, जैसे J2 J3 J4 इस तरह से, मतलब जो जुवेलाइन स्टेजेस इसमें बनती है। तो यहाँ से देखिए आप कि इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ये जो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो अंडा होता है इसके अंदर, जैसे ये जो सिस्ट होती है उसके अंदर क्या होगा कि अंडे भरे रहते हैं। तो ये अंडे जैसे फटेंगे, फटने के बाद क्या होता है कि ऐसे जुवेलाइन जो जब J2 स्टेज आती है इसमें, जुवेलाइन सेकंड जब आती है, तो उस टाइम क्या होता है कि हैचिंग जैसे हो जाती है। हैचिंग होने के बाद में क्या होता है कि जैसे मतलब हैचिंग होगी तो उसमें क्या होगा कि आगे जैसे मेनली जो इन्फेक्टिव स्टेज इसकी कौन सी रहेगी, J2 स्टेज इसकी इन्फेक्टिव रहती है। फिर क्या होगा कि जैसे J3 स्टेज आ जाती है, J3 स्टेज में मेल और फीमेल अलग से आइडेंटिफाई होने लग जाते हैं। फिर क्या होगा, मेल फीमेल में जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या हुआ, जो फीमेल है वो खुद तो मर जाएगी, फीमेल है वो गोलाकार रहती है, मेल इसका इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। और इससे इसके बाद में क्या होगा कि जो फीमेल है वो तो खुद तो मर जाएगी और इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेगी, इसकी एक आउटर कवरिंग रहती है, क्यूटिकल से ये ढकी हुई रहती है, जिसके अंदर की अंडे भरे रहते हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि जो फीमेल है वो अंडे देते ही मर जाती है, और इसके अंदर अंडे भरे रहेंगे, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर बाद में जैसे हैचिंग होगी, हैचिंग होने के बाद जैसे J2 स्टेज निकली, तो उसको आप बोल सकते हो इन्फेक्टिव स्टेज भी बोल सकते हो, वो इस तरह से नुकसान पहुंचाती है। और उसका जो मतलब कि स्टाइलेट होता है, मतलब मेन जो आउटर पार्ट जैसे रहता है जहां से वो न्यूट्रिशन अपटेक करते हैं, तो उसकी जो स्टाइलेट होगी वो तो रूट के अंदर घुसी हुई रहेगी, और जो मतलब बाकी का पोर्शन जो रहता है वो खुद बाहर रहती है। ठीक है, तो इस तरह से ये इन्फेक्शन करती है, उसकी जो मतलब कि लार्वी रहेगी वो मेनली J2 जो स्टेज होती है वो मेनली इन्फेक्ट करेगी उसमें, और उसकी जो स्टाइलेट है वो अंदर रहेगी, खुद बाहर की तरफ रहती है। तो इस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहेगा और आगे से आगे नुकसान पहुंचता रहता है। ये आप देख सकते हो कि इसकी जो रूट्स होती है उसमें इस तरह से मतलब कांटे से भी बन जाती है और नुकसान पहुंचता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ पे भी बताया हुआ है कि जो सिस्ट बनती है वो सिस्ट किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, किस तरह की दिखती है।
तो सिस्ट क्या होती है कि टफ स्ट्रक्चर होती है, हार्ड आप इसको बोल सकते हो, ऑक्सीडाइज क्यूटिकल, जो कि क्यूटिकल के द्वारा घिरी हुई रहती है। और फीमेल है इसके अंदर जो डेड हो जाती है, डेड होने के बाद मतलब कि वो क्या करेगी, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो मतलब क्यूटिकल की होगी, और उसके अंदर अंडे भरे हुए रहते हैं। और क्या करती है, इसकी जो क्यूटिकल जो रहती है वो एग को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन बना रहता है इससे, कि लगभग मतलब कि 20 सालों तक जो सॉइल के अंदर पड़ी रहेगी, और उसके अंदर 200 से 500 एग भरे रहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, एग हैच व्हेन दे ग्रो इनटू ए सेकंड स्टेज यूएलाइन, मतलब कि जब सेकंड स्टेज यूएलाइन आएगी तब क्या होगा, हैचिंग हो जाएगी। हैचिंग मतलब कि जो जो सिस्ट है वो मतलब कि उसकी जो मेम्ब्रेन जो रहती है, क्यूटिकल होती है, तो वो ब्रस्ट हो जाएगी और बाहर की तरफ निकल जाता है J2 जो यूएलाइन रहता है वो। नेक्स्ट देखिए, जैसे J1 स्टेज थी जब, तो वो अंदर ही था सिस्ट के। फिर J2 स्टेज आई जिसको कि इन्फेक्टिव स्टेज भी बोल सकते हो। नेक्स्ट फिर J3 जब स्टेज आती है उसमें क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मेल और फीमेल को अलग से। जब J2 स्टेज होती है उसमें अपनी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि फीमेल कौन सी है मेल कौन सी है। फिर J4 स्टेज आती है, फिर बाद में क्या होता है, बिल्कुल एडल्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलेगा। नेक्स्ट देखिए, जो J2 है वो क्या करेगा, प्लांट एंड एंटर द प्लांट एंड फीड कंटिन्यू, मतलब कि प्लांट के अंदर एंट्री लेके क्या करेगा, फीडिंग करता रहता है कंटिन्यू। एंडोपैरासाइट मतलब प्लांट के अंदर की तरफ, एक तो होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है एंडोपैरासाइट, मतलब कि जो उसकी रूट्स होती है, रूट के बिल्कुल अंदर घुस के उसकी जो स्टाइलेट है वो अपने अंदर घुसा के और फिर क्या करता है, उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है। और जब तक कि मतलब J3 स्टेज उनकी नहीं आ जाती, जब तक वो मतलब कि इसी तरह से फीडिंग करेगा उसके ऊपर। और J3 स्टेज में क्या होगा, फीमेल की शेप आइडेंटिफाई होने लग जाएगी, मेल आइडेंटिफाई होने लग जाता है। J3 स्टेज में उनकी मतलब फीमेल और मेल अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, फीमेल लाइज आउटसाइड द रूट व्हाइल द हेड रिमेन इनसाइड। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो फीमेल होती है उसकी जो स्टाइलेट होती है वो हमेशा रूट के अंदर ही घुसी रहेगी, और मेल होता है वो बाहर की तरफ सॉरी जो मतलब कि आउटर बाकी का जो पार्ट रहता है वो बाहर की तरफ होगा, और उसका जो स्टाइलेट होगा वो अंदर की तरफ घुसा हुआ रहता है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा कि फीमेल है वो मर जाती है, और सिस्ट लीव ए सिस्ट, मतलब कि सिस्ट वहां पे छोड़ देगी, और उसके अंदर अंडे भरे रहेंगे जो कि 20 सालों तक मतलब सोइल में सरवाइव करते रहते हैं। तो इस तरह की इसका जो डिजीज साइकिल है वो चलेगा। ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, मतलब इसका बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो वहां से भी मतलब इम्पोर्टेंट रहेगा इसका, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, मैनेजमेंट। इसमें अगर मैनेजमेंट की बात करें तो अपने क्या क्या करना चाहिए, फर्स्ट तो क्या करना चाहिए कि इसकी रेजिस्टेंट वेराइटी यूज करनी चाहिए, कुफरी स्वर्णा। तो इससे भी क्वेश्चन आपके बनता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और कॉम्पिटिशन में भी कई बार पूछा गया है कि कुफरी स्वर्णा है, मतलब कि जो गोल्डन सिस्ट निमेटोड होता है, मतलब ग्लोबोडेरा जो सिस्ट निमेटोड है, तो उससे उसके लिए कौन सी वेराइटी यूज करते हैं पोटैटो की, तो रेजिस्टेंट वेराइटी कौन सी रहेगी, कुफरी स्वर्णा रहेगी। नेक्स्ट देखिए, क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए, नो नो क्रॉप, जैसे केबेज हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, इनके साथ में। तो इससे क्या होता है, जो केबेज है, रेडिश है, कैरेट है, तो ये क्या करती है, मतलब कि कुछ ऐसे एंटी निमेटिसाइडल प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है कि ये कुछ एल्किलोइड का सिक्रेशन करते हैं अपनी रूट के थ्रू। तो उससे क्या होता है, निमेटोड मतलब उसके ऊपर सरवाइव नहीं कर पाता है, उसकी अपने आप ही डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, निमेटिसाइड कौन सी यूज करेंगे, पहले भी जैसे निमेटोड जो भी डिजीज थी उसके अंदर अपने देखा था कि एल्टी कार्ब हो गया, कार्बोफ्यूरान हो गया, 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से फील्ड ट्रीटमेंट इनका करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि अगर अपनी सोइल के अंदर इसकी जो सिस्ट मान लो या निमेटोड प्रेजेंट है तो उनकी अपने आप ही डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, डोमेस्टिक क्वारंटाइन इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर DIPA 1971। तो DIPA क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट। तो डोमेस्टिक क्वारंटाइन यूज किया जाता है, मतलब जो मतलब कि एक एरिया से दूसरे एरिया, मतलब एरिया में जितनी भी एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज होती है उनको ले जाने पे बिल्कुल बैन होता है, पर्टिकुलर जहाँ पे जो डिजीज है वो ज्यादा जैसे आ जाती है, तो उस टाइम में क्या होता है, बिल्कुल बैन कर दिया था। इसमें DIPA एक्ट के अंडर में 1971 में ये एक्ट
चालू हुआ था, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आपकी एंटोमोलॉजी में भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है, एसआरएफ में भी पूछा गया था, अभी लास्ट ईयर जब हुआ था एग्जाम तो उसमें भी पूछा गया था। तो सोचो कि छोटे एग्जाम में तो पूछा ही जाता है कि डिस्ट्रक्टिव डीआईपीए क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, इसको आप लिख लेना। नेक्स्ट देखिए कब लागू हुआ था, 1971 में। और मतलब इसमें क्या किया जाता है, डोमेस्टिक क्वारंटाइन यूज करना किया जाता है, मतलब कि जो पोटैटो के जो ट्यूबर्स होते हैं उनको एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाने में बैन रहता है। नेक्स्ट देखिए मूवमेंट ऑफ पोटैटो फ्रॉम पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम नीलगिरी हिल्स टू अनदर एरिया इज बैन, मतलब कि नीलगिरी हिल्स होती है वहां पे क्या है कि जो पोटैटो के ऊपर ज्यादा डिजीज जैसे आती है, तो वहां भी इसको क्या किया गया है, बैन किया गया है दूसरे एरिया में ले जाने से। जैसे मतलब अपने कोरोना में भी देख रहे हैं कि ये जो डिजीज है वो जैसे मतलब कहाँ से आई थी, मेनली तो चीन से स्टार्टिंग हुई थी, अब देखिए पूरे एरिया में फैल गई है। तो अपने क्वारंटाइन कर दिया जाता है, मतलब बाहर मत निकलो, एक जगह से दूसरी जगह मत जाओ, जो जिससे क्या होगी कि जो डिजीज है वो ज्यादा फैलेगी। तो सेम इसी तरह इसमें देख लीजिए आप कि क्वारंटाइन किया जाता है बिल्कुल भी, मतलब वहां पे इसको पादप संगरोध भी शायद बोला जाता है हिंदी में। तो भी मतलब जहाँ पे जो जिस एरिया में जो डिजीज है वो वहीं पे रहे, दूसरे एरिया में ट्रांसफर नहीं हो, इसलिए पूरा क्वारंटाइन मेजर उसके अपनाए जाते हैं। पर्टिकुलर क्वारंटाइन स्टेशन बने हुए हैं, वहां पे क्या होता है कि अगर एग्रीकल्चर कोमोडिटीज को एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर अपनी ट्रांसफर भी कर रहे हैं ना, तो उससे पहले पूरा उसकी चेक किया जाता है, उसके अंदर देखा जाता है कि कुछ उसमें ऐसा मतलब कि कोई पैथोजन तो नहीं है क्या, कुछ ऐसी डिजीज तो नहीं है क्या जो दूसरे एरिया में फैल रही है। तो इस तरह से पूरा कंट्रोल किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट अपने देखते हैं, नेक्स्ट डिजीज आलू की नहीं है, नेक्स्ट डिजीज है प्याज की, अनियन की अपने डिजीज पढ़ेंगे। वो कौन सी रहेगी, पर्पल ब्लोच। तो पर्पल ब्लोच में क्या देखा जाता है कि पर्पल ब्लोच में क्या होगा कि नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि पर्पल कलर का ब्लोच मतलब होता है एक लीजन या फिर एक धब्बा पड़ जाता है जो अनियन के ऊपर, तो उसी का नाम दिया गया है पर्पल ब्लोच। तो ये होता किससे है, तो अल्टरनेरिया पोरी इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, तो इसको याद करना कर लेना। वैसे भी अल्टरनेरिया नाम आते ही ऐसा है कि आपको याद रह ही जाएगा। इसके अंदर बस अल्टरनेरिया, इसकी जो स्पीसीज है वो कौन सी रहेगी, पोरा ही रहेगी, पोरी आप इसको बोल सकते हो। तो अल्टरनेरिया का अब नाम आ गया, तो इससे आपको इसका आगे मतलब सिम्टम हो गए और इसका जो डिजीज साइकिल है, इसका जो मैनेजमेंट है, तो वो तो आप वैसे भी लिख सकते हो क्योंकि बहुत सारी डिजीज आपने अल्टरनेरिया की पढ़ी है, तो सेम सेम करेक्टर आपको इसमें भी देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर फर्स्टली क्या होगा कि स्मॉल मतलब छोटे व्हाइटिश कलर के, व्हाइट कलर के सनकन लीजन पड़ जाते हैं जो प्याज का जो प्लांट रहता है उसके ऊपर, विद पर्पलिश सेंटर, और उसका जो सेंटर पोर्शन होता है वो पर्पल कलर का होगा। और धीरे धीरे क्या होगा कि वो इनलार्ज होने लग जाता है, रैपिडली इनलार्ज होगा। तो इनलार्ज होने के बाद में उसका जैसे साइज है वो इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, गर्डल हो जाता है, मतलब गर्डलिंग हो जाएगी, मतलब वहां पे बिल्कुल नेक्रोसिस हो जाएगा और ऐसे गड्ढे से पड़ जाते हैं। जो प्लांट पोर्शन प्लांट होता है उसका स्टेम होता है जैसे उसके ऊपर, तो उससे क्या होगा कि जो स्टेम है वो टूट के नीचे भी गिर जाता है कभी कभी, और प्लांट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। द लीफ और सीड स्टेम, मतलब जो गर्डलिंग होती है वो लीफ की भी हो जाती है और जो स्टेम रहेगा उसकी भी गर्डलिंग हो जाएगी, तो इस तरह से प्लांट है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। नेक्स्ट देखिए अफेक्टेड जो लीव्स रहेंगे और स्टेम फॉल डाउन एंड डाइज, मतलब कि नीचे भी गिर जाते हैं टूट के और बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए फंगल ग्रोथ अपीयर ऑन लीजन्स, जो लीजन पड़ता है, जो धब्बा पड़ता है उसके ऊपर फंगल ग्रोथ अपीयर होती है, उसकी जो फंगस की उधर ग्रोथ हो जाती है और वहाँ पे कोनिडिया जैसे रहते हैं, तो उनको अपनी आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देखिए जैसे मतलब ये प्याज का जैसे पौधा बताया गया है, तो इसका जो फ्रूट होता है वो जिसको क्या बोलते हैं, बल्ब बोला जाता है, तो वो भी किससे बनता है, एक लीफ से ही मतलब पूरा बनता है ये। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये देखिए इस तरह से उसके ऊपर स्पॉट पड़ जाता है, धीरे धीरे मतलब लेटर स्टेज में क्या होगा कि जो नेक्रोसिस है, मतलब रैपिड डेथ होने लग जाती है, प्लांट है इसका जो कोई भी पार्ट है उसमें, तो जैसे नेक्रोसिस हो रही है तो धीरे धीरे ये बढ़ती रहेगी और एक टाइम क्या आएगा कि जो प्लांट है वो पूरा फॉल डाउन भी हो सकता है, टूट के नीचे भी गिर सकता है। ये लीफ के ऊपर दिखाया गया है
कि इस तरह से, और उसका जो सेंटर है बिल्कुल आपको दिख रहा है ये इस तरह से, तो उसका जो सेंटर होता है वो पर्पल कलर का भी दिखता है आपको, भी ग्रेश ब्राउन कलर का तो रहेगा, और कभी कभी क्या होता है बिल्कुल पर्पल कलर का दिखता है, और धीरे धीरे इसका जो साइज है वो इंक्रीज होने लग जाएगा और पूरे जो लीफ है उसको कवर कर लेता है, पूरी लीफ को बर्बाद कर लेता है। नेक्स्ट देखिए इसका अगर डिजीज साइकिल देखें, तो डिजीज साइकिल की बात करें तो कौन सा है जो पैथोजन है वो कैसा रहेगा, सीड और सोइल बोर्न रहेगा, और ये भी मतलब इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, कोनिडिया से होगा भी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन बोथ कौन करेगा, कोनिडिया बने, कोनिडिया करेगा। कोनिडिया इसमें किस तरह का बनता है, अपने अल्टरनेरिया में पहले भी देखा था कि इसमें म्यूरिफॉर्म टाइप का इस तरह से कोनिडिया बनता है। म्यूरिफॉर्म मतलब कि उसके अंदर ऐसे सेप्टा है, दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और वर्टिकल, जैसे मतलब कि इसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं दोनों तरह के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इस टाइप का इसमें कोनिडिया बनता है, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया जिसको बोला गया है। तो इस तरह से, तो बस थोड़ा सा ही है इसमें, बस इतना याद रखना, बाकी अल्टरनेरिया का आपने पहले भी पढ़ चुके हैं इसका डिजीज साइकिल, तो उसी तरह से इसमें रहेगा। बस प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन आप याद रखना किससे होगा, कोनिडिया से ही होगा। और सीड और सोइल बोर्न डिजीज है, मतलब जो कोनिडिया है वो इसके जो अपना जो सीड है, मतलब कि जो प्याज रहेगा उसके अंदर भी सरवाइव करता रहता है, और जो सोइल होती है उसके अंदर भी सरवाइव करता रहता है, और जैसे मतलब कि उसको होस्ट प्लांट मिला, मतलब प्याज मिला, तो वो क्या करेगा, वहां पे इन्फेक्शन करना शुरू कर देगा और उसको पूरा बर्बाद कर देता है। तो इस तरह से इसका डिजीज साइकिल रहेगा। अब पढ़ेंगे इसका मैनेजमेंट, तो कॉमन जैसा पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, अल्टरनेरिया में सेम वही चीजें इसमें भी यूज करेंगे। तो हेल्दी प्लांट से सीड लेना चाहिए, अगर भी मतलब हेल्दी प्लांट नहीं है तो इससे जो डिजीज है वो ज्यादा फैलेगी। नेक्स्ट देखिए डिजीज पार्ट जो रहते हैं उनको पूरी तरह से हटा के, मतलब अपने फील्ड में से डिजीज प्लांट के पार्ट या फिर डिजीज जो प्लांट रहते हैं उनको पूरी तरह से जला देना चाहिए, उनको खत्म कर देना चाहिए। नॉन होस्ट ग्रोथ के साथ क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए, डीप समर प्लोइंग करनी चाहिए। अगर समर प्लोइंग डीप अगर करते हैं तो उससे जो कोनिडिया है वो सोइल के अंदर जैसे प्रेजेंट रहते हैं तो उनकी भी डेथ हो जाती है, मतलब वो बाहर की तरफ आएंगे, अगर समर प्लोइंग अपने करेंगी तो धूप से वो डायरेक्ट इनएक्टिवेट हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो सोइल सोलिडाइजेशन अपनाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सीड का ट्रीटमेंट करना चाहिए किससे, थायराम से 0.25% के हिसाब से, या फिर सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से 0.25 के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए अगर फील्ड के अंदर जो डिजीज है वो आ रही है तो क्या करना चाहिए, मैनकोजेब 0.25% या फिर बोर्डेक्स मिक्सचर 1% के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए, या फिर कार्बेंडाजिम भी इसमें आप यूज कर सकते हो। तो ये रहेगा इसका मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आपकी पोटैटो एंड ओनियन दोनों की डिजीज है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।